हाय गाइस, आई वेलकम यू टू DIY बैंकिंग विद अमनदीप एंड मेरा नाम है ऑफ कोर्स अमनदीप। एंड आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, हम HDFC बैंक का लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 पे जो पॉलिसी रिलीज हुआ है उसको पूरे डिटेल्स में और एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 है क्या। तो ये मैं आपको ले जाता हूँ आरबीआई के इस नोटिफिकेशन में। 5 मई 2021 को आरबीआई ने कोविड के सेकेंड वेव को ध्यान में रखते हुए ये एक नया रिलीफ मेजर अनाउंस किया है इस साल। और इस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर सारे ही लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को अपना इंटरनल पॉलिसी कस्टमर्स को कम्युनिकेट करना था। तो आई एम श्योर आपको भी आपके बैंक से एसएमएस और ईमेल्स वगैरह आना शुरू हो गए होंगे। और इसी के हिसाब से एचडीएफसी बैंक ने भी अभी अपना जो इंटरनल पॉलिसी है वो अपने कस्टमर्स के लिए अब अपने वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। बट एचडीएफसी का पॉलिसी या किसी भी बैंक का पॉलिसी समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको हमारे ही चैनल पे DIY बैंकिंग विद अमनदीप पे, जिसमें आज से 3-4 दिन पहले ही ये मई 26 को एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें आरबीआई के फ्रेमवर्क को पूरे अच्छे से डिटेल्स में हमने कवर कर लिया है। तो इस फ्रेमवर्क का इन्वोकेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस क्या है, का अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए एलिजिबल होने के लिए, तो वो सब कुछ हमने पूरे डिटेल्स में जो है यहाँ पे कवर किया हुआ है। एंड यही नहीं, इसके एंड में हमने हमारा ओपिनियन भी शेयर किया है। अगर आपको एक चॉइस मिला आपके बैंक से कि आपको किस तरीके से आपका रेजोल्यूशन प्लान डिजाइन करवाना है, तो उसमें आपको कौन से ऑप्शंस है जिनको प्रेफरेंस पे रखना चाहिए और कौन से ऑप्शंस को थोड़ा पीछे रखना चाहिए, तो वो सब भी हमने 7th पॉइंट में इस वीडियो में कवर किया हुआ है। एंड इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर अभी आई बटन में भी डाल दिया है, तो आप एचडीएफसी बैंक का पॉलिसी समझने से पहले इस वीडियो को भी पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। तो अब हम क्विकली चलते हैं वापस हमारे एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि इस वीडियो को आप बिना कोई भी सेगमेंट स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर कोई भी सेगमेंट स्किप होता है तो हो सकता है आपको पूरा पॉलिसी ठीक से समझ में ना आए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज 1 मिनट निकाल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का जो आइकन है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिए, ताकि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो ग्रेट गाइस, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज वीडियो। तो हम ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक की इस वेबसाइट पे हैं और मैं आपको बता दूं कि कैसे पहुंचना है उस पॉलिसी तक इनके वेबसाइट पे। तो हमें होम टैब पे है, अभी हमें जाना है पे वाले टैब पे। पे में जाके आप देखेंगे राइट साइड पे लोन रीपेमेंट का ऑप्शन है, हम उसमें जाएंगे और वहां जाते से पहला ऑप्शन ये हाईलाइटेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर कुछ और भी पुरानी चीजें लिखी हुई है सितंबर 2020 वगैरह की। यहाँ पे हालांकि एक पैराग्राफ हमें दिखता है जिसमें लिखा तो ये हुआ है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अवर पॉलिसी टू रीस्ट्रक्चर द लोन्स फॉर कोविड इंपैक्टेड कस्टमर्स। बट ऐसा लिखने के बाद नीचे एक और दे दिया है ऑप्शन की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऑफ आरबीआई यहाँ पे है। तो हम सीधा इसमें चलते हैं। आई थिंक ऑलरेडी आ चुका है और करेक्ट, ये आप देख सकते हैं एफएक्यूज ऑन रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 स्कीम ऑफ आरबीआई यहाँ पे ऑलरेडी बैंक ने रिलीज कर दिया है। तो हम इसी को जो है वो आज पूरे डिटेल्स में कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग 2.0। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर ही दिया है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये आया है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु इज एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग से। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज विच आर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड विद द बैंक एज ऑन April 1st। तो स्टैंडर्ड का मीनिंग हमने हमारे पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, पर क्विकली यहाँ भी ब्रीफ कर दूं कि स्टैंडर्ड का मतलब है आपका अकाउंट एनपीए नहीं होना चाहिए एचडीएफसी बैंक के साथ April 1st 2021 को। तो मतलब आप अगर अप टू 89 डेज तक भी ओवरड्यू हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ये प्लीज याद रखिएगा। देन सेकंड पॉइंट है द कस्टमर हैज टू बी इंपैक्टेड फाइनेंशियली बाय कोविड-19 इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन और लॉस ऑफ इनकम और कैश फ्लोज। तो मतलब ये एक अश्योरेंस बैंक को होना चाहिए बोरोवर के ऊपर एक फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है कोविड-19 पेंडेमिक का और उसके इनकम और कैश फ्लोज में जो है कुछ रिडक्शन हुआ है, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा। देन थर्ड पॉइंट है कि ओनली दोज अकाउंट्स व्हिच आर ऑन द बैंक्स बुक एज ऑन April 1st आर एलिजिबल। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर ऑलरेडी थे April 1st को आपका कोई लोन चलता था तो ही आप एलिजिबल है, नहीं तो एचडीएफसी बैंक से ये अवेल करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, इसको फिर से सी लिख दिया, ये डी होना चाहिए। आई एम श्योर काफी जल्दबाजी में और टाइमलाइन प्रेशर के अंडर रिलीज किया है, तो शायद बैंक के स्टाफ से यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये बोलता है कि द रिडक्शन ऑफ इनकम एंड इट्स फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन द कस्टमर will be reviewed by the bank. This is the documents or information provided which does show the drop in cash flow due to the COVID-19 impact. तो अगर आप ये रिस्ट्रक्चरिंग अवेल करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले ही अपने ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन कंपाइल कर लीजिए जिसमें क्लियरली साबित होता है कि आपके इनकम या कैश फ्लोज में एक ड्रॉप हुआ है कोविड-19 के कारण। अगेन उसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि बिकॉज ऑफ सम नॉन कोविड रीजंस इसमें कुछ इंपैक्ट हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर समझे तो सपोज एक बिजनेस है जिसमें उसके जो ओनर है
उसका कुछ पर्सनल एक्सीडेंट हो गया कुछ महीने पहले, या उसकी कुछ दूसरे रीजन से हेल्थ खराब हो गई है, तो ऐसा कोई अगर रीजन है जो कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में इस रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन के अंडर वो बोरोअर एलिजिबल नहीं होएगा। अब आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। अब लिखा है कि द बैंक विल असेस द वायबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू पे द रीस्ट्रक्चर्ड ईएमआईज बेसिस द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बिफोर ग्रांटिंग द रीस्ट्रक्चरिंग। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं जो मैंने रीड किया है अभी। तो इसमें बैंक ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जाकर अपने परेशानी दिखाने चले गए बैंक को कि बस हमारा तो कैश फ्लोज रिड्यूस हो गया है इसलिए हम एलिजिबल हैं। नहीं, बैंक बोल रहा है कि आज की डेट से जो भी रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ईएमआई कम कर देते हैं, मंथली आपका कम हो जाता है पेमेंट अमाउंट, तो वो जो कम वाला जो अमाउंट है उसको भी आप फ्यूचर में आप सर्विस करने के लिए आपका जो बिजनेस है या जो भी आपकी प्रोफाइल है तो वो वायबल है कि नहीं, आप उसको भी चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। सपोज बैंक को अगर लगता है कि आप वो रिस्ट्रक्चर्ड वाली ईएमआई भी नहीं चुका पाएंगे तो बैंक के पास अथॉरिटी है कि शायद वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये सजेशन रहेगा आपको कि आप आपके डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से सबमिट कीजिए कि उसमें कैश फ्लोज का रिडक्शन तो चलो दिखाई दे जाए, पर उसी के साथ साथ आप बैंक को ये भी जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों आप फ्यूचर में वो रिस्ट्रक्चर्ड ईएमआई पे करने के लिए केपेबल रहने वाले हैं। थोड़ा सा केपेबिलिटी भी यहाँ पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, तो थोड़ा स्मार्ट वे में अप्रोच करें इसको, सिर्फ अपना प्रॉब्लम्स ना जाके ऐसा डिस्क्लोज कर दे बैंक को, उसके साथ कुछ सॉल्यूशंस, कुछ एक पॉजिटिव आउटकम भी लेकर जाए उनके पास कि अनलॉक के बाद ऐसा क्या पॉजिटिव होने वाला है जिसकी वजह से आपकी इनकम या कैश फ्लोज जो है वो रिटर्न आ जाएंगे। ये आश्वासन, ये अश्योरेंस बैंक को आपसे चाहिए रहेगा। सो मूविंग ऑन, अपार्ट फ्रॉम द वायबिलिटी कैलकुलेशंस, द रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, credit bureau records and the responses given by the customer while availing moratorium earlier will also be factored in the restructuring decision। तो restructuring का decision लेते टाइम बैंक आपका चलो रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड तो देखेगा ही, ब्यूरो रिकॉर्ड्स मतलब आपका सिबिल वगैरह का स्कोर देखेगा, वो सब तो गिवन है, बट एक एडिशनल चीज देखिए यहाँ पे कि आपने जो अगर लास्ट टाइम ऑलरेडी मोरेटोरियम लिया था तो आरबीआई का मोरेटोरियम बेनिफिट आया था 1 मार्च से लेके 31 अगस्त 2020 तक, तो आपने अगर वो भी अवेल किया था तो उस टाइम पे अपने बैंक को कुछ रिस्पॉन्सेज दिए होंगे कि आपको क्यों चाहिए वो मॉरिटोरियम, तो वो सब भी बैंक कंसिडर करेगा यहाँ पे बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन कि आपको ये रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 के अंडर रिलीफ दिया जाए या नहीं। तो प्लीज इसको भी स्मार्टली जरा माइंड में रखिएगा आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते टाइम। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एफएक्यू व्हिच आर द प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर द रेगुलेटरी रिस्ट्रक्चरिंग रिलीफ पैकेज। सो प्रोडक्ट्स बैंक की भाषा है, हमारे लिए लोन्स है सब, तो कौन से लोन्स कवर्ड है वहां से स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। अब एक बात है कि क्रेडिट कार्ड लिखते तो समझ में आता था कि जो क्रेडिट कार्ड मेरे और आपके जैसे लोग यूज करते हैं उसके जो हमारे ड्यूज हैं वो भी इसके अंदर कवर्ड है, बट अभी जो रिसीवेबल्स लिखा है आगे ये एक और दूसरी फैसिलिटी की तरफ पॉइंट आउट करता है जो बैंक अपने उन मर्चेंट्स को लोन फैसिलिटी देती है जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिसीवेबल्स लेते हैं, पेमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट स्टोर, तो उनके कस्टमर्स गारमेंट खरीदते हैं तो उनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उसके रिसीवेबल्स के अगेंस्ट भी लोन मिलता है, तो वो भी रिसीवेबल्स इंपैक्ट तो हुए ही है कोविड के कारण। तो यहाँ पे दो मीनिंग इसके आ रहे हैं, बट आई थिंक नीचे हम चलते हैं, देखते हैं शायद इसके ऊपर और क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों चीजें कवर हो रही है, तो जो नॉर्मल रिटेल क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स है जिनके ड्यूज हैं क्रेडिट कार्ड पे वो भी कवर्ड है, एंड ऐसे मर्चेंट्स जिन्होंने अपने कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है वो भी कवर्ड है। तो आगे और देखते हैं इस पे अगर हमें कुछ क्लैरिटी। एंड यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि मुझे एक दो चीजों से डिस्कनेक्ट है एचडीएफसी बैंक की इस पॉलिसी में, जो शायद आरबीआई की पॉलिसी के प्रॉपरली अलाइन नहीं है, तो हो सकता है कि ये इवॉल्विंग पॉलिसी हो, शायद वो चेंजेस अपने वेबसाइट पे करते रहें, तो एक बार वो क्लैरिटी आप भी एक बार बैंक से सीख कर सकते हैं। सो सेकंड प्रोडक्ट है यहाँ पे ऑटो लोन्स एंड टू व्हीलर लोन्स, तो दैट मींस आपके फोर व्हीलर लोन्स और टू व्हीलर लोन्स यहाँ पे आ गए हैं। कमर्शियल व्हीकल लोन्स अगेन अलग से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक बार वो भी आप चेक कर सकते हैं कैसे रहेगा, मेरे हिसाब से होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी है पर्सनल लोन्स, बोथ फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो मतलब एज एन इंडिविजुअल आपने पर्सनल काम के लिए लोन लिया हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी शादी के लिए या किसी भी पर्सनल काम के लिए लोन लिया है वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने अपने बिजनेस में पैसा डालने के लिए लोन लिया है वो भी एलिजिबल है। देन पर्सनल लोन्स टू प्रोफेशनल्स, तो जैसे कि सीएस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, ऐसे कोई भी प्रोफेशनल्स को अगर पर्सनल लोन दिए हुए वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। एजुकेशन लोन्स स्टूडेंट्स के लिए इसमें इंक्लूडेड है। देन लोन्स गिवन फॉर क्रिएशन और एनहांसमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो इसको अगर आसान भाषा में हम बोले, जैसे एक एग्जांपल तो यहाँ लिखा है ये हाउसिंग लोन्स, उसके अलावा जो भी लोन आपने लिया है अपने प्रॉपर्टी को कुछ रिफर्बिश करने के लिए या उसको कुछ एक्सटेंशन उसमें डालने के लिए, तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड जो लोन्स है, आई थिंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज हैं, इस तरीके के सारे लोन्स आपके इंक्लूडेड हैं। एंड लास्ट इन्होंने एमएसएमई के लिए एक लाइन कवर किया हुआ है कि एमएसएमई लोन्स विद उद्यम सर्टिफिकेट वो इसमें एलिजिबल होंगे। तो एमएसएमईज का और उद्यम सर्टिफिकेट रिलेटेड एक अलग ही टॉपिक है, तो यहाँ बैंक ने भी एक रेफर कर दिया है कि कौन से गाइडलाइन को रेफर करके वो ये रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, तो अगर आप एमएसएमई है तो आप इस गाइडलाइन को भी सेपरेटली रेफर कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से एमएसएमई लोन्स भी एलिजिबल हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ एफएक्यू पे,
जो है व्हाट टाइप ऑफ लोन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसको अगेन प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा कवर किया हुआ है, यहाँ पे क्विकली कवर कर लेते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने डाला हुआ है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बहुत सारे फैसिलिटीज हैं वो इससे एक्सक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि उनके लिए अलग से काफी सारे रिलैक्सेशन और दूसरे तरीके के रिलीफ आते रहते हैं, तो उसको इसके अंडर नहीं कवर किया है क्योंकि उनका नेचर भी बहुत डिफरेंट होता है। तो क्विकली यहाँ से रीड आउट कर दूं अगर, तो इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जिनको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन दिया गया है और विच आर क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल लोन्स प्रॉपर्ली, तो वो एक्सक्लूडेड है, वो नहीं कवर है इसके अंडर। देन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज कवर्ड नहीं है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स कवर्ड नहीं है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉइज नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है काफी, तो इस पे हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हुए आई थिंक अगले पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। तो अब आता है फिफ्थ एफएक्यू, हाउ डू आई अवेल द रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट ऑन माय लोन। इसको थोड़ा आराम से समझ लेते। तो बैंक क्लियरली बोला, यू मे विजिट द बैंक्स वेबसाइट फॉर द एप्लीकेशन लिंक, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द रेलेवेंट डिटेल्स। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल शॉर्टली ऑन आवर वेबसाइट। तो ये अभी लिंक आई थिंक अभी तक, जैसा कि मैंने कहा, सब इवॉल्विंग है। बैंक ने ये पॉलिसी अपने कस्टमर्स के लिए रिलीज तो कर दिया है, पर लिंक इसका भी शॉर्टली वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप इसको डेली चेक कर सकते हैं। तो एक ही एप्लीकेशन रहेगा जिसमें आपके सारे डिटेल्स हम श्योर मांगेंगे, आपके जो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने के लिए पूछेंगे, तो वो सब इसमें आ जाएगा। इसमें जो एप्लीकेशन में लॉगिन करना रहेगा आपको, वो करना रहेगा विद योर लोन अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर। ये देखिए अब यहाँ पे हमें हमारा जवाब मिल गया। तो अगर वो ऊपर खाली क्रेडिट कार्ड के मर्चेंट्स के लिए लोन होता तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर का ऑप्शन नहीं आया होता। तो दैट मीन्स कि मेरे और आपके जैसे लोग जो एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड एंजॉय कर रहे हैं और उसके जो ड्यूज हैं उसको पे करने में स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो वो भी डेफिनेटली ये फैसिलिटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना इन तीनों में से कोई भी जो डिटेल्स है वो आपको डालना है उस एप्लीकेशन फॉर्म में, and then the OTP will be sent on your registered mobile number. If you have changed your number, please give a written request for the change of number. तो ये सब ऑपरेशनल गाइडेंस यहाँ पे दिया हुआ है। Alternatively, you may contact your relationship manager. तो ये तो सही बात है, जब कुछ भी काम ना आए तो फोन उठा के अपने आरएम को कॉल कीजिए और उससे गाइडेंस लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर पे जो पूछता है, कैन आई अप्लाई मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर दिया हुआ है, नो, यू कैन अप्लाई फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ओनली वंस। एंड आई थिंक एक बोरोवर को मल्टीपल टाइम्स रिस्ट्रक्चरिंग अंडर 2.0 जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर प्रीवियसली अगर 1.0 में अप्लाई किया हुआ है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 2.0 जो पॉलिसी है उसमें एक से ज्यादा बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 7th FAQ पूछता है, व्हाट आर द रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू मी। ये जो मैं शॉर्टली आपको बात कर रहा था कि ये ऑप्शंस में मैंने मेरा ओपिनियन वो प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, तो वो ऑप्शंस का अभी एक FAQ आ गया है। ये बोलता है कि the balance tenure of the loan can be extended by a further period of maximum 24 months, including the moratorium period at the bank's discretion to ease your monthly EMI repayment burden। यहाँ पे जरा आराम से समझ लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आपके लोन का जो भी बैलेंस टेन्योर है उसको एक्सटेंड किया जाता है एक फर्दर पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ से। कर सकता है बैंक एट इट्स ओन डिस्क्रेशन। बैंक डिस्क्रेशन का मतलब है कि बैंक के खुद के डिसीजन पे, उनके खुद के पास वो अथॉरिटी है डिसाइड करने की। तो मैक्सिमम 24 मंथ से आपका टेन्योर एक्सीड हो सकता है, इंक्लूडिंग द मॉनिटोरियम। तो उस 2 साल में हो सकता है कि बैंक के डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ 6 महीने का प्रिंसिपल मॉनिटोरियम दे दे, जिसमें बोले कि सिर्फ आप इंटरेस्ट चुकाते रहो, प्रिंसिपल बचे हुए टेन्योर में आप चुका देना। तो वैसा कुछ ऑप्शन यहाँ दे सकती है। ये ऑप्शन है। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा पहला डिस्कनेक्ट, इन्होंने खाली जो ऑप्शन दिया है वो सिर्फ बैलेंस टेन्योर एक्सटेंड करने का दिया है, जबकि आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसमें क्विकली मैं आपको अगर वो पैराग्राफ में ले चलूं तो आप देखेंगे परमिटेड फीचर्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान्स। यहाँ पे क्लियरली आरबीआई ने भी लिख कर दिया है कि resolution plans implemented under this window may include rescheduling of payments, conversion of any interest accrued or to be accrued into another credit facility। तो ये एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे जिसकी बात बैंक ने नहीं की हुई है। तो मेरा सजेशन आपको रहेगा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर है और ये ऑप्शन आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप डेफिनेटली अपने बैंक से चेक करें, क्योंकि आरबीआई ने तो अप्रूव करके दिया है, ठीक है। तो होप अभी तक आप ये वीडियो को फॉलो कर पा रहे होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक सेकंड आपके टाइम का निकाल के नीचे इस वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक दे दीजिए, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू FAQ नंबर 8, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज बहुत ध्यान से फोकस करके सुनिएगा। डू आई नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट्स टू अवेल ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग बेनिफिट। एक तो ये बड़ा ही इनोसेंट सा सवाल है, कोई बोरोवर कभी ये पूछेगा नहीं। डेफिनेटली बैंक डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा तो कौन मांगेगा। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लिस्ट नीचे है इस पॉइंट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टॉक्ड अबाउट सैलरीड बोरोवर्स, जो लोग किसी कंपनी में जॉब करके सैलरी इनकम कमाते हैं, उनकी पहले बात की गई है। तो उसमें पहला पॉइंट है सैलरी स्लिप्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 एंड सैलरी स्लिप फॉर लास्ट 2 मंथ्स। तो लास्ट 2 मंथ्स का मीनिंग है कि जिस भी मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जुलाई में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मई और जून का आपको देना पड़ेगा सैलरी स्लिप, और साथ ही में मार्च 2021 का तो देना ही पड़ेगा।
तो बहुत ही इंटेलिजेंटली बैंक यहाँ पे आपका मार्च 21 का सैलरी देख रहा है, क्योंकि मार्च आइडियली वाज अ प्री सेकंड वेव पीरियड। सेकंड वेव ऑफ कोविड जो है वो अप्रैल से ज्यादा जोर पकड़ गया था, तो बैंक यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि भाई मार्च 21 तक तो आपकी सैलरी नॉर्मली आई होगी। तो मार्च में से आपकी नॉर्मल सैलरी उठाएगा और लास्ट के दो जो सैलरी स्लिप मांग रहा है उसमें देखेगा कि क्या रिड्यूस सैलरी आपको आ रही है, कितने से रिड्यूस हो गई है। तो ये प्रूफ बैंक यहाँ पे आपसे ले रहा है। देन दूसरा है अ डिक्लेरेशन ऑफ एस्टिमेटेड सैलरी और इनकम immediately after the end of the desired restructuring period, maximum 24 months। तो ये हमने ऊपर बात करी कि मैक्सिमम 24 मंथ्स तक का रिलैक्सेशन बैंक दे सकता है। अब उसमें वो आपसे एक डिक्लेरेशन ले रहा है कि आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ डिजायर्ड रिस्ट्रक्चरिंग पीरियड। तो मतलब अगर आपने 18 महीने का रिस्ट्रक्चरिंग ले लिया, 24 महीने का ले लिया, उसके बाद आपका एक एस्टिमेट दीजिए। तो प्लीज ये एस्टिमेट को बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाइएगा और डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे ही बनाइएगा। एक तो आई एम श्योर कि अगर आपका बिजनेस या सैलरी कोविड से इंपैक्ट हुई है तो वैसे भी वो 1.5-2 साल बाद तो इंप्रूव होने ही वाली है, और आपको विजिबिलिटी नहीं भी हो तो भी आप इंटेलिजेंटली इसको थोड़ा सा अच्छे ही साइड पे बनाइएगा, ताकि वो कॉन्फिडेंस, क्योंकि बैंक अब आपसे ही लेगा। आरबीआई ने तो बोला है बैंक्स को कि इसमें थोड़ा इनेबलिंग क्राइटेरिया रखें, बोरोवर्स को ज्यादा से ज्यादा लीनियंट बन के ये रिलैक्सेशन दें, पर थोड़ा सा आपको भी जो है बैंक को सपोर्ट करना पड़ेगा। देन तीसरा है लेटर ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम जॉब इन केस ऑफ जॉब लॉस। तो अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं, आप ये बोल के सैलरी स्लिप नहीं दे पा रहे हैं कि आपकी जॉब ही चली गई थी, तो देन आपको एक डिस्चार्ज लेटर जो आपकी कंपनी ने दिया होगा आपको जॉब से टर्मिनेट करते टाइम, या फिर आपने खुद से आपको रिजाइन करवाया रहेगा बोल के आस्क टू रिजाइन वाला केस रहेगा, तो जो भी वो एक डिस्चार्ज लेटर है वो आपको देना रहेगा। देन लास्ट है सैलरीड बोरोवर्स के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट वेयर सैलरी इज क्रेडिटेड इन केस ऑफ सैलरी एम्प्लॉइज फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू टिल डेट। तो बेसिकली अक्टूबर से लेके आज तक कुछ 6 से 9 महीने जितना एक जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी सैलरी हमेशा से आती थी, उसका एक कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ताकि ऊपर ये जो भी सब आप बता रहे हैं कि सैलरी कम हुई है या आपका जॉब गया है, तो वो एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करेगा बैंक आपके बैंक स्टेटमेंट से। तो इट्स अ रीजनेबल रिक्वायरमेंट, ये तो देने रहेगा। अब अगली बात करिए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर्स और एंटिटीज। ठीक है, तो अब उसमें पहला रिक्वायरमेंट है करंट और सीसी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू टिल डेट। तो ऑलमोस्ट 15 महीने का जो एक बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक बोल रही है कि आपको सबमिट करना रहेगा टू सी कि आपके बिजनेस में क्या कैश फ्लोज रहे हैं और कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देन जीएसटी रिटर्न्स अक्टूबर 20 से लेके अभी तक के। देन इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर FY19 एंड FY20 एंड FY21 इफ फाइल्ड। तो चलो FY21 की कैटेगरी में तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई भी कोविड के दौरान आने वाला है, नॉर्मली भी कोई नहीं आता है, तो अभी तो सवाल ही नहीं। FY19 और 20 का इनकम टैक्स रिटर्न आपको देना रहेगा, ताकि बैंक कंपेयर कर पाए कि तब आप कितने तक के रिटर्न्स जो है वो फाइल करते थे। देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फॉर द लास्ट 2 इयर्स। तो लास्ट 2 साल का ये P&L और बैलेंस शीट आपके बिजनेस का, टू चेक द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस इन द पास्ट। देन उद्यम सर्टिफिकेट हमने ऊपर बात करी, गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जिसको एप्लीकेबल है उसको ये देना रहेगा। गवर्नमेंट डेफिनेटली इस रिस्ट्रक्चरिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर रही है कि जितने भी एमएसएमईज हैं जो अदरवाइज रजिस्टर नहीं कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ और ये उद्यम सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनवा रहे थे, तो अब बिकॉज उनको जरूरत पड़ी है इस रिलीफ की, तो उस रिलीफ को अवेल करने से पहले चलो एक रिक्वायरमेंट भी डाल देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एमएसएमईज हैं वो अनरजिस्टर्ड होने की जगह रजिस्टर्ड हो जाएं, उनको एक रिकॉग्निशन मिल जाए और रिकॉर्ड्स चढ़ जाए उनके भी, तो कंट्री का एक अच्छा डेटाबेस भी यहाँ बनते रहेगा। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन डिक्लेयरिंग दैट देयर बिजनेस इज अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो ये एक आपसे लिखवा के भी ले रहा है बैंक की भाई आप खुद भी डिक्लेयर करके दो कि आपका बिजनेस अफेक्ट हुआ है कोविड-19 से। तो इस पॉइंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली एक डिक्लेरेशन है, आप साइन करके दे दीजिए बैंक को। तो अब हम आ जाते हैं 9th FAQ पे, जो पूछ रहा है विल ऑप्टिंग फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसके रिप्लाई में बैंक लिख रहा है एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस योर लोन और क्रेडिट फैसिलिटी विल बी रिपोर्टेड टू द क्रेडिट ब्यूरो एज रीस्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे गाइज मेरा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि एक मिनट के लिए हम आरबीआई के सर्कुलर में चलते हैं। देखिए इसका जो पार्ट ए है उसका ये पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट, lending institutions are permitted to offer a limited window to individual borrowers and small businesses to implement resolution plans in respect of their credit exposures while classifying the same as standard upon implementation। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि उसको जो है क्लासिफिकेशन जो है बैंक्स को वो स्टैंडर्ड ही रखना है अपने सिस्टम्स में। ये मैं सेम सर्कुलर को ही रेफर कर रहा हूँ जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, एंड उसके चलते यहाँ क्लियरली लिख रहा है बैंक तो की स्टैंडर्ड रखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपके बैंक से जो है क्लैरिटी ले जरूर इस पे कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर्ड की तरह जो है वो ब्यूरो में रिपोर्ट होगा। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो फिर कोविड रिस्ट्रक्चर्ड या ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब कोई बैंक आपका पास्ट रिकॉर्ड निकाल के देख रहा है या कोविड के दौरान की रिकॉर्ड्स निकाल के देख रहा है ब्यूरो में से, तो उसको एक करेक्ट पिक्चर दिखाई दे कि कोविड के कारण रिस्ट्रक्चर हुआ था, अदरवाइज रिस्ट्रक्चर नहीं हुआ था। तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट मैं आपके लिए फ्लैग ऑफ करके छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसका यूज कीजिएगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, व्हिच इज
10th, it says I hold multiple loans or credit facilities with the bank. Do I have to apply separately for each of these loans? So definitely not. लिखा है बैंक ने आगे कि the restructuring application form shall have the option to apply for one or all the loans via single application on the bank's website. तो एक ही एप्लीकेशन के थ्रू आप सारे लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. The bank shall assess the application on regulatory guidelines on the COVID-19 impact and the viability of the repayment plan before decisioning the same. तो बैंक बोल रहा है कि फिर अगर एक बोरोवर के मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं तो वो उस बोरोवर की इनकम एंड उसके ऊपर कोविड इम्पैक्ट एंड फिर सारे जो तीनों चारों लोन्स हैं उसके उसका कितना रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आ रहा है वो सबको मद्देनजर रखते हुए एक ही बार में एक डिसीजन दे देगा कि भाई ये सारे लोन्स को कुल मिला के कैसे रिस्ट्रक्चर करना है या कोई 2 लोन को करना है 2 को नहीं करना है, जैसा भी है वो एक डिसीजन लेगी उस हिसाब से. अब 11th पॉइंट पूछता है I have a credit card with EMI plans within my credit limit. So can I opt for restructuring of only the card outstanding and not the EMI plans? ये पूछा जा रहा है कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें किसी एक अमाउंट का परचेस था जिसको मैंने EMI में कन्वर्ट करा लिया था और कुछ एक अमाउंट है जो जनरल मेरा आउटस्टैंडिंग है, नॉर्मल आउटस्टैंडिंग है विदाउट EMI. ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि मैं खाली जो नॉर्मल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकता हूँ एंड EMI प्लान को छोड़ सकता हूँ. तो यहाँ पे बैंक बोल रहा है कि नहीं, द एंटायर क्रेडिट बैलेंस इंक्लूडिंग द लोन्स विद इन द क्रेडिट लिमिट विल बी रिस्ट्रक्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सेपरेट लोन अकाउंट. तो मतलब आपका जो नॉर्मल ड्यू है क्रेडिट कार्ड का एंड आपने जो EMI वैसे एक लोन ले रखा था क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो हम नॉर्मली अप्लायंसेस या कोई मिक्सर ग्राइंडर टीवी ऐसे इक्विपमेंट लेने के लिए हम करवाते हैं, तो वो सब के लिए अगर कर रखा है तो बैंक बोल रहा है कि वो दोनों को क्लब कर देगा और वो जो एंटायर आउटस्टैंडिंग है उसको कुल मिला के एक फाइनल रिस्ट्रक्चर्ड एक लोन बना देगा जो भी एक 24 मंथ्स के अंदर अंदर का रिलैक्सेशन उसमें डाल के और उसका एक सेपरेट लोन अकाउंट ही बना देगा. एंड विच आई थिंक इज बेटर बोरोवर के लिए भी, ताकि एक सेपरेट पिक्चर उसको दिखता रहेगा कि वो लोन का कैसा स्टेटस चल रहा है एंड आपके लिए भी एंड बैंक के लिए भी उसके सिस्टम्स में क्लैरिटी है इसको ट्रैक करने के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए वगैरह. सो दैट्स अ गुड सॉल्यूशन. सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 12. तो वहां पे पूछा जा रहा है कि इफ आई हैव अ जंबो लोन फैसिलिटी ऑन माय क्रेडिट कार्ड, so is it mandatory to convert the jumbo loan if I choose to restructure the credit card? तो जंबो लोन आई थिंक ये HDFC बैंक का कुछ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर. तो उसके आंसर में बैंक बोल रहा है कि आप चूज कर सकते हो, या तो पूरा कार्ड बैलेंस और जंबो लोन दोनों भी रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो या दोनों में से कोई एक भी करवा सकते हो. ये बहुत ही एक स्पेसिफिक सा FAQ है. अब 13th FAQ पे आते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग है. पहले रीड कर लेते हैं. तो ये पूछ रहा है कि विल माय क्रेडिट कार्ड बी ब्लॉक्ड और डीएक्टिवेटेड इफ आई अवेल ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम. कोई आप बैंक के कस्टमर हो, एक लोन तो अवेल करते हो और उसके साथ साथ एक क्रेडिट कार्ड भी अवेल कर रखा है आपने, और उसका क्या होगा फिर अगर आपका लोन अगर रिस्ट्रक्चर हो जाता है तो यहाँ पे एक नोट करने लायक चीज है गाइस, क्योंकि यहाँ पे बैंक ने क्लियरली लिख दिया है कि योर क्रेडिट कार्ड विल बी डीएक्टिवेटेड विदाउट एनी फर्दर नोटिस वंस द रिस्ट्रक्चरिंग इज अप्रूव्ड फॉर एनी ऑफ द लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स यू हैव विद द बैंक. तो आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का एक बार अगर जैसी रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव होता है तो बिना आपको कोई SMS ईमेल वगैरह कुछ भी किए बैंक के पास, ये बैंक मतलब इन्फॉर्म कर रहा है हमको यहाँ पे कि आपका क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. और आगे लिख रहा है द बैंक में चूज टू रीइंस्टेट फ्रेश लिमिट्स एट इट्स डिस्क्रेशन ऑन द कार्ड आफ्टर 12 मंथ्स बेसिस द रीपेमेंट बिहेवियर ऑन द लोन EMIs. तो उसके बाद अब जो है 12 महीने के बाद 12 महीने तक तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है मतलब वो यहाँ पे डीएक्टिवेटेड रहने वाला है, और उसके बाद बेसिस कि आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा रहा है ये पिछले 12 महीने में रिस्ट्रक्चर्ड जो EMIs है आपकी, वो अगर आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं, बैंक का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा है, तो एट देयर ओन डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मतलब कि बैंक अपने उसके पास वो अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से फिर आपको एडवाइस करेगा कि आपको फिर से जो आपकी ओरिजिनल लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की वो उसी से वापस एक्टिवेट करके देगा या उससे कम देगा या जीरो देगा, ये बैंक के पास अथॉरिटी रहेगी. तो ये बात प्लीज आप नोट कर ले कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग अप्रूव करवा रहे हैं तो तैयार रहिएगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो डीएक्टिवेट होने वाला है. तो अगर आप उसके भरोसे आपने कोई खर्चे प्लान कर रखे तो प्लीज ये पॉइंट पे जरा गौर फरमा लीजिएगा. इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड किया है क्योंकि थोड़ा छोटा पॉइंट है एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ ये RBI के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में किधर भी कवर्ड नहीं है. तो RBI हमेशा एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क देगा, उसके बाद बैंक अपनी एक स्पेसिफिक पॉलिसी और प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो स्पेसिफिकेशंस है, एस्पेक्ट्स है, वो अपनी खुद की पॉलिसी में कवर करेगा. तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था. मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 14. इट सेज इज देयर अ मिनिमम आउटस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर अवेलिंग द रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटी. तो अगेन RBI का फ्रेमवर्क इस पे साइलेंट है, बट बैंक ने अपना एक कॉल लिया है कि मिनिमम आउटस्टैंडिंग किसी भी कार्ड या लोन आउटस्टैंडिंग का अगर 25,000 होगा तो ही वो एलिजिबल होगा इस फैसिलिटी के लिए. तो मतलब आपका लोन आउटस्टैंडिंग 25,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. 25,000 से नीचे का अगर आउटस्टैंडिंग है आपका तो फिर आप ये रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है. 15th FAQ यहाँ पे बोलता है कि आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंटिटी हैविंग माय स्मॉल स्केल यूनिट, सो एम आई एलिजिबल फॉर रिलीफ. तो यस, RBI गाइडलाइन में रिलीफ है इसके लिए. तो बैंक ने भी यह लिखा है
कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल फॉर द रिलीफ बोथ अंडर एमएसएमई एज वेल एज नॉन एमएसएमई कैटेगरी। तो अगर एमएसएमई के प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल बैठते हैं, आप एलिजिबल एमएसएमई है, तो एक बात है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपको आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक यूआरसी जो डाउनलोड होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट से, वो आपके पास हैंडी होना चाहिए अंडर एमएसएमई कैटेगरी अगर आप आते हैं तो। अगर नॉन एमएसएमई आते हैं तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप एनी हाउ एलिजिबल हैं। देन कमिंग टू 16th FAQ, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन आई अप्लाई फॉर रीस्ट्रक्चरिंग नाउ एज आई वाज नॉट एबल टू अप्लाई फॉर मॉरेटोरियम बिफोर। तो 6 अगस्त 2020 को जो रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 गाइडलाइन रहते हैं आरबीआई के कोविड के अंडर, तो उसको ये रेफर करके पूछा जा रहा है कि अगर मैं उस स्कीम के अंडर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नहीं अप्लाई कर पाया था तो क्या मैं अभी कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। द स्कीम फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इज ओपन टू ऑल कस्टमर्स ऑफ द बैंक irrespective of the moratorium applied status subject to the borrower meeting the regulatory guidelines of restructuring। तो उसने अप्लाई किया है मोरेटोरियम के लिए पहले या नहीं किया वो सबसे मतलब नहीं है, बस वो एलिजिबल अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 17, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बोरोवर ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग अवेल कर चुका है तो क्या वो फिर से इस बेनिफिट को अवेल कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुन लीजिए। इसका आंसर है इफ यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग अंडर दिस स्कीम। हाउएवर, आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक बहुत सिंपल सा पॉइंट था। आगे इंपॉर्टेंट है कि इफ यू हैव नॉट अवेल्ड ऑफ द फुल बेनिफिट ऑफ 24 मंथ्स टेनर एक्सटेंशन इन द अर्लियर स्कीम व्हिच एंडेड ऑन 31 दिसंबर, तो जो अगस्त का स्कीम में बता रहा हूं वो जो है 31 दिसंबर को एंड हो गया था, तो उसके अंडर आपने रिलीफ तो एंजॉय किया है पर पूरा 24 मंथ्स का नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आपने 12 महीने के रिलीफ उस टाइम पे आपके बैंक ने आपको अप्रूव करके दिया था, तो अब आप वापस से जो है अप्लाई करने के लिए तो एलिजिबल हैं। आप फिर से बैंक को अप्लाई कीजिए, यार फर्स्ट वेव के टाइम पे ऑलरेडी इतना आपका इनकम या कैश फ्लोज का लॉस हुआ था, तो अभी सेकंड वेव के कारण फर्दर इंपैक्ट हो गया आपकी इनकम, तो उसके हिसाब से आप बैंक को अप्लाई कर रहे हैं। बैंक उस चीज को इवेल्युएट करेगा और अगर वो पाता है कि हाँ फर्दर आपके इंपैक्ट हो गए हैं इनकम और कैश फ्लोज सेकंड वेव के कारण, तो ये जो रिलीफ है वो आपको टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरऑल टेनर ऑफ 24 मंथ्स के लिए मिल जाएगा। तो मतलब अगर पिछले टाइम 12 मंथ्स मिला है तो इस टाइम एडिशनल 12 मंथ्स तक का बैंक दे सकता है, 12 के अंदर का भी दे सकता है, मैक्सिमम एडिशनल 12 मंथ्स और दे सकता है। तो होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो आई विल मूव ऑन टू FAQ नंबर 18 नाउ, वो पढ़ लेते हैं। माय लोन वाज टेकन अलोंग विद को-बोरोवर्स, सो विल ऑल द को-बोरोवर्स ऑफ द ओरिजिनल लोन एग्रीमेंट बी रिक्वायर्ड टू साइन द रिवाइज्ड रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट। तो इस पॉइंट में सिंपली यही पूछा जा रहा है कि अगर को-बोरोवर्स के साथ लोन है, आप सिंगल बोरोवर नहीं है, एक से ज्यादा बोरोवर है अगर आपके लोन में, तो क्या सारे को-बोरोवर्स को जिन्होंने ओरिजिनल सारे लोन के डॉक्यूमेंट साइन किए थे, क्या उनको रिवाइज्ड रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट सारों को साइन करना पड़ेगा या सिर्फ कोई एक मेन बोरोवर साइन कर सकता है? तो उसका जवाब तो गाइज कोविड से कुछ रिलेटेड नहीं है, ये तो नॉर्मल एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो भी को-बोरोवर्स ओरिजिनल लोन के थे दे हैव टू एग्री एंड साइन ऑन एनी चेंजेस इन द लोन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन जनरल ऑल्सो कुछ भी अगर चेंज एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन में हो रहा है लोन के, तो सारे ही को-बोरोवर्स को साइन करना ही होता है डेफिनेटली। तो वो चीज ये रीस्ट्रक्चरिंग पे भी एप्लीकेबल है, तो सारे को-बोरोवर्स को अग्री भी करना होगा और साइन भी करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू FAQ नंबर 19, it asks what is the last date of making applications through the portal। तो ये गाइस जो हमारा आरबीआई के फ्रेमवर्क का वीडियो जो हमने रिलीज किया है उसमें भी क्लियरली कैप्चर्ड है। इस गाइडलाइन का जो लास्ट डेट ऑफ इन्वोकेशन है वो 30 सितंबर 2021 है, और उस वीडियो में भी मैंने कहा है कि वो लास्ट डेट है और आपके अप्लाई करने के बाद इन्वोकेशन डेट रीच होने में मतलब बैंक भी 10-15 दिन लगा सकता है अपना एनालिसिस करने में। तो इसके लिए बैंक ने यहाँ पे सामने से ही 10 दिन माइनस करके डाला है। लास्ट डेट जो है जिसपे आप उनके ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं वो 20 सितंबर 2021 है HDFC बैंक के लिए, और ये उन बोरोवर्स के लिए जिनका ओवरऑल जो एक्सपोजर है वो लेस देन 25 लाख है। तो अगर यहाँ पे मोर देन 25 लाख के लिए कुछ नहीं लिखा है तो हम इतना ही अज्यूम कर सकते हैं कि 25 लाख और उससे नीचे तक के जो लोन्स हैं उनके लिए लास्ट डेट 20 सितंबर 21 है। सो बचे हुए लोगों के लिए फिर आई थिंक ऑटोमेटिकली जो आरबीआई का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट FAQ नंबर 20। इट सेज हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर मी टू नो द स्टेटस ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे HDFC बैंक ने जवाब दिया है कि the bank will process and communicate the status of the application to the customers in 10 to 14 working days। तो मतलब जिस दिन पे आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन लिंक में जाके, वही लिंक जो अभी तक हमने ऊपर बात करी थी कि रिलीज नहीं किया हुआ है बैंक ने, शायद 1-2 दिन में कर देगा, तो उस लिंक पे जाके जिस दिन को आपने अप्लाई किया है उससे 10 से 14 वर्किंग डेज में बैंक विल कंफर्म टू यू द स्टेटस कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है या कुछ कम तरीके से एक्सेप्ट हो रही है, जितना रिलीफ आपने मांगा है उससे थोड़ा कम मिल रहा है, तो वो सब क्लैरिफाई करेगा। तो ये बैंक ने काफी अच्छी चीज लिखी है क्योंकि आरबीआई फ्रेमवर्क के हिसाब से तो मैक्सिमम 30 डेज का टाइम लिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन डेट से लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो 30 डेज भी लगा के रिप्लाई दे सकता है,
बट यहाँ अच्छी चीज है, एचडीएफसी बैंक ने सामने से मैक्सिमम 14 वर्किंग डेज ही मांगे हैं। सो मूविंग ऑन टू एफएक्यू नंबर 21, जो कि बहुत ही एक सिंपल सा पॉइंट है कि हाउ विल आई गेट द अप्रूवल एंड कम्युनिकेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ये सब बैंक कैसे कम्युनिकेट करेगी? तो बैंक हैज सेड दैट दे विल कम्युनिकेट द स्टेटस बाय टेक्स्ट मैसेज यानी कि एसएमएस एंड ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है बैंक के पास, वो सब पे सब कम्युनिकेशन आएगा। इन केस आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर चेंज हो गया है या किसी और फैमिली मेंबर का है, आपको उसको अपडेट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो सारे मेजर्स आप अभी ले लें, उसको टाइमली अपडेट कर लें, क्योंकि ऊपर हमने देखा ये मोबाइल नंबर वगैरह का और भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए भी ये सब इन्फॉर्मेशन यूज होने वाला है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब लास्ट पॉइंट आ गया है इस एफएक्यू लिस्ट का, नंबर 22। इसमें सवाल है, विल आई नीड टू डू फर्दर डॉक्यूमेंटेशन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। सो अगेन गाइस, ये बड़ा ही एक इनोसेंट सा सवाल है कि बोरोवर यहाँ पे शायद कोई पूछ रहा है कि क्या मुझे फिर से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा ये रिस्ट्रक्चर्ड फैसिलिटी लेने के लिए। तो बैंक तो कहाँ ही, मतलब कोई भी काम बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो कहाँ ही करने वाली है। जब तक बोरोवर जाके अच्छे से ठप्पा अंगूठा साइन कर नहीं देगा तो कुछ आगे तो बढ़ता नहीं है। तो यहाँ भी जवाब में वही लिखा है। हाँ, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है तो वो नोट कर लेते हैं। तो पहले लिखा है कि फॉर ऑल लोन्स यू वुड हैव टू साइन द रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट पोस्ट अप्रूवल फॉर द बैंक टू इफेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग। तो एक बार बैंक का अप्रूवल जब आ जाता है, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग को सिस्टम्स में इफेक्ट करने के लिए बेसिकली अब आपकी ईएमआईज कम होने के कारण अब जो आपका रीपेमेंट शेड्यूल पूरा रिवाइज हो जाएगा, तो वो सबको बैंक के सिस्टम में चढ़ाने से पहले आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साइन करना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है, इफ यू आर अ सोल बोरोवर बैंक विल प्रोवाइड डिजिटल ऑप्शंस फॉर साइनिंग द एग्रीमेंट। तो अगर जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि को बोरोवर्स नहीं है आपके केस में, सिर्फ एक सिंगल बोरोवर है, तो बैंक जो बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल वो आपको डिजिटल ऑप्शंस देगा। तो उनको यहाँ पे एलेबोरेट नहीं किया हुआ है, बट जनरली आई थिंक ये ऑप्शंस वही आ रहे हैं आजकल की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको पीडीएफ में बनाया जाता है और वहां पे जो डीएससीज बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं, उसको एफिक्स करके आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट अगेन ये इस पे ब्रॉडर जो एलेबोरेशन है वो बैंक आपको आई थिंक बाद में केस टू केस बेसिस पे देगा। अब आगे दूसरा सिनेरियो कवर किया है कि इन केस देयर आर 2 और मोर एप्लीकेंट्स ऑन द लोन स्ट्रक्चर, मतलब कि को बोरोवर स्ट्रक्चर है अगर किसी एलिजिबल बोरोवर में, तो यहां से अब मैं पढ़ रहा हूं, देन ऑल एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द टर्म्स बाय पुटिंग फिजिकल सिग्नेचर्स ऑन द एप्लीकेशन एंड दिस एग्रीमेंट will need to be submitted at the nearest customer service desk। मतलब अगर एक बोरोवर से ज्यादा है आपके केस में तो आपको फिजिकली, जैसे आप नॉर्मल नॉन कोविड सिनेरियो में आपका डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूट करते हैं, सारे पेजेस पे साइन करते हैं, स्टैम्प मारते हैं, वो सब जो भी फॉर्मेलिटीज होते हैं वो सब करके और नियरेस्ट जो आपकी कस्टमर सर्विस डेस्क के सीएसडीज बोलते हैं जनरली बैंक इनको, वहां पे जाके सबमिट करना पड़ेगा। और आगे लिख रहे हैं कि ये सब होने के बाद जब इफेक्ट हो जाता है सिस्टम में सब कुछ, तब जो है the customer will get a copy of the revised terms and amort schedule। amort schedule का मतलब है amortization schedule, सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो रीपेमेंट शेड्यूल। पता नहीं amort वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा है, हमारे सारे लोन्स में बैंक रीपेमेंट शेड्यूल ही लिखता है। तो एनीवे आपका जो रिवाइज टर्म्स का कॉपी है उसके साथ साथ आपका रिवाइज रीपेमेंट शेड्यूल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या रेगुलर पोस्ट से आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे गाइस ये लिस्ट खत्म होती है। इसके बाद बस बताया गया है कि जो कॉर्पोरेट या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले कस्टमर्स हैं वो अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स को कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बड़े कस्टमर्स होते हैं बैंक के, तो उनके लिए स्पेसिफिक रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं। और अगर आप रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, कोई रिटेल लोन जैसे कि एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, होम लोन, ऐसा कुछ आपका चलता है, तो उनका एक ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, loansupport@hdfcbank.com। तो अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज है तो आप इस ईमेल आईडी पे अभी के अभी हाथों हाथ ईमेल कर सकते हैं, ताकि आपको समय रहते प्रॉपर एक रिस्पॉन्स आ जाए। सो ग्रेट गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जो एफएक्यूज आए हैं एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे, हमने पूरे डिटेल्स में पॉइंट बाय पॉइंट कवर कर लिए हैं। आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे नीचे एक लाइक जरूर दें, और आपका जो भी ओपिनियन है या कुछ सजेशंस हैं या आप कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इस गाइडलाइन में बैंक की, आपने कोई इशू फेस की है आपके बैंक के साथ, तो वो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स डाल के हमें बताएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि गोइंग फॉरवर्ड कोई भी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो ग्रेट गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको पसंद आया हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड दैट ऑफ योर फैमिलीज। थैंक यू, बाय बाय।